जब भी कोई देश कोई साम्राज्य लड़ाई में इन्वॉल्व होता है तो जो उसका दुश्मन होता है उसके लिए उस देश की राजधानी को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उस देश की राजधानी को कैप्चर नहीं किया तो आपकी जीत एक तरह से पूरी नहीं मानी जाती। चाहे आप पुराने जमाने की बात करें, जब भारत में मराठा का राज था महाराष्ट्र के रीजन में, तो उस समय मराठाओं की राजधानी थी पुणे। मुगलों की बात करें तो उनकी राजधानी दिल्ली थी। चाहे वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो जैसे सोवियत यूनियन की राजधानी मॉस्को थी, तो ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान हिटलर का प्लान ये था कि मॉस्को को कैप्चर करना है। सिमिलरली फ्रांस की राजधानी पेरिस थी और सेम हिटलर ने पेरिस को कैप्चर किया था। वैसे ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। और अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 1945 के आखिरी के महीनों में आ रहा था, तो यूरोप में जो वॉर चल रहा था वो खत्म होने जा रहा था। तो जितने भी एलाइड साइड पे कंट्रीज थी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इन सब की निगाहें थी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पे। कौन बर्लिन में पहले पहुंचेगा, बर्लिन की रेस शुरू हो चुकी थी और इसी के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे, जो कि मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 70 है। कहानी शुरू होती है फरवरी 1945 से। इस समय यूरोप में जो ईस्टर्न फ्रंट था, वहां पे सोवियत आर्मी विस्तुला ओडर ऑफेंसिव को कंप्लीट करने के बाद बर्लिन के बहुत नजदीक आ चुकी थी। अब रेड आर्मी सिर्फ 40 मील दूर थी बर्लिन से, बट क्योंकि उन्होंने बर्लिन पे तुरंत अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उन्होंने इतना बड़ा ऑफेंसिव किया था, विस्तुला ऑर्डर ऑफेंसिव, उसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ जर्मन पॉकेट्स बच गई थी, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने में तकलीफ होती। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले यहां पे रुकते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद फिर से अटैक लॉन्च करेंगे बर्लिन के ऊपर। तो विस्तुला ऑर्डर ऑफेंसिव पे मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दूसरी तरफ वेस्टर्न एलाइज जो थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये लोग वेस्ट की तरफ से बर्लिन को अप्रोच कर रहे थे। बट यहां पे बैटल ऑफ द बल्ज हुआ था। हुआ यह था कि आर्डेन फॉरेस्ट से वापस हिटलर ने काउंटर अटैक लॉन्च किया था, जो कि उसका लास्ट काउंटर अटैक था इस लड़ाई में। इस अटैक की वजह से वेस्टर्न एलाइज का जो एडवांस था बर्लिन पे, वो स्लो हो गया था, एक तरह से थम गया था। इसी वजह से वो लोग अभी भी राइन नदी को क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो बैटल ऑफ बल्ज के ऊपर जो मेरा वीडियो है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी अगर दोनों तरफ बात करें, एक तरफ वेस्टर्न एलाइज हैं, फिर इस तरफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ज्यादा नजदीक था बर्लिन के और इन दोनों साइड्स को बर्लिन को कैप्चर करना था। अगर एक साल पहले की बात करें तो एलाइड फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर था इस एरिया में, ड्वाइट डी आइजनहावर, जिसका निकनेम आइक था, उसका यह कहना था कि हमको कुछ भी करके बर्लिन को कैप्चर करना है। इनफैक्ट उसने एक बहुत बड़े ब्रिटिश जनरल बर्नार्ड मंटगोमरी को, जिसको मॉन्टी कहते हैं, उसको एक टेलीग्राम किया था कि वी मस्ट डिवोट ऑल आवर एनर्जीज एंड ऑल आवर रिसोर्सेज टू द कैप्चर ऑफ बर्लिन। सारी हमको ताकत बर्लिन पे ही लगानी चाहिए। परंतु मार्च 1945, इस महीने के एंड होते होते, आइजनहावर के अप्रोच में एक बदलाव आया। उसने स्टालिन को, सोवियत यूनियन के चीफ, उनको मैसेज किया कि हम लोग बर्लिन को अटैक नहीं करेंगे, आप बर्लिन पे अटैक करिए अगर आपको करना है तो, और हम एल्बे रिवर के पास ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसी वजह से जो एलाइड लीडर था चर्चिल, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जो था, वो बहुत नाराज हुआ। उसको लगा कि यार इतना बड़ा, इतना हमारा प्लान था कि हमको बर्लिन को अटैक करना है, कैप्चर करना है, और इतना बड़ा डिसीजन तूने खुद से ले लिया, तूने हमसे पूछा ही नहीं, ब्रिटिश लोगों से, ऐसे तूने कैसे किया? उसने आइक से सवाल किया। बट वेस्टर्न एलाइज में ब्रिटेन और फ्रांस एक्चुअली चाहते थे कि ये वेस्टर्न एलाइज पहले बर्लिन पहुंचे सोवियत यूनियन से, क्योंकि उनके अपने रीजंस थे इसमें। उन्होंने ये देखा था कि अगर इन्होंने बर्लिन को कैप्चर किया तो ये वियना को भी कैप्चर कर लेंगे सोवियत यूनियन लोग, और उसके बाद वियना की वजह से वो पूरे ऑस्ट्रिया को कंट्रोल कर लेंगे। इस वजह से यूरोप में जो सोवियत इंफ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए पहले हमको बर्लिन पहुंचना चाहिए। दूसरा रीजन सिंबॉलिक था। चर्चिल ये मान रहा था कि अगर रेड आर्मी ने कैप्चर किया बर्लिन को तो रेड आर्मी और फिर सोवियत यूनियन, स्टालिन, ये कहेगा कि जो जर्मनी को हराया है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, इसलिए देखिए हमने बर्लिन को कैप्चर कर पाए, आप वहां तक पहुंचे भी नहीं थे। तो ऐसा ना हो, तो इसी वजह से चर्चिल के जो शंकाएं हैं, जो उसके डाउट्स थे इस बात को लेके, इसको लेके उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो कि आइजनहावर के भी ऊपर था, उसको उसने टेलीग्राम किया। उसने कहा कि अगर ये लोग जीत जाएंगे, बर्लिन में पहले पहुंच जाएंगे, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कम लगेगा। बट इस बात के कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का निधन हो गया, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। अब अभी तक आइजनहावर के मन में डाउट था कि हमको बर्लिन कैप्चर करना चाहिए कि नहीं अटैक करना चाहिए। उसने बोल तो दिया था स्टालिन को, बट फिर भी उसने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे।
बट जब रूजवेल्ट का निधन हुआ उसके बाद उसको कंफर्म हो गया कि वो बर्लिन पे अटैक नहीं करेगा। उसका रीजन ये था कि बर्लिन पे जीत हासिल करने से कोई खास स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं होगा वेस्टर्न एलाइज को। और उसका जो एक जूनियर जनरल था जिसका नाम ओमार ब्रैडली था, उसने ये कहा था कि अगर हम बर्लिन पे अटैक करते हैं तो हमको वेस्टर्न एलाइज को लगभग 1 लाख कैजुअलिटीज होंगी। और आइक का ये मानना था कि 1 लाख कैजुअलिटीज के बदले में जो हमको फायदा होगा वो कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि याल्टा कॉन्फ्रेंस को मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिसाइड किया था कि जब यहां पे जीत मिल जाएगी जर्मनी में, तो जिस तरह से जर्मनी को और पूरे यूरोप को डिवाइड करेंगे उसके हिसाब से जो बर्लिन का एरिया था वो सोवियत यूनियन के हाथ में जाने वाला था। तो आइक का ये मानना था कि हमने कैप्चर कर भी लिया बर्लिन को तो कोई फायदा नहीं है, हमको पीछे हटना पड़ेगा वापस और ये एरिया सोवियत यूनियन को देना पड़ेगा। तो अगर हमको उनको देना ही है तो हम कैप्चर भी क्यों करें। इसी वजह से आइक बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि हम तो भाई बर्लिन पे अटैक नहीं करेंगे। बट बर्लिन पे अगर वेस्टर्न एलाइज अटैक नहीं कर रहे थे तो उसका एक नुकसान भी था। सितंबर 1943 में, मतलब इस समय से लगभग 1.5 साल पहले, अमेरिका में एक टॉप सीक्रेट मिशन ऑलरेडी चालू हो गया था। इस मिशन का नाम था एल्सोस मिशन, और इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट जो काम हो रहा था न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड जर्मनी के अंदर, उसके बारे में अमेरिकन लगातार खबर रख रहे थे। और दूसरी बात, जब इटली में वेस्टर्न एलाइज को जीत मिल रही थी तो जिन जिन एरियाज को एलाइज जीत रहे थे वहां पे जितने भी इटालियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको वो लोग कैप्चर कर करके ब्रिटेन और अमेरिका लेके जा रहे थे अपने न्यूक्लियर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने बर्लिन को कैप्चर नहीं किया ना तो बर्लिन में जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जर्मनी के, और एक्चुअली बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उस समय, वो सारे साइंटिस्ट अब सोवियत यूनियन के हाथ में आ जाएंगे। और ऑलरेडी मार्च 1945 तक आते आते, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते, वेस्टर्न एलाइज और सोवियत यूनियन के बीच में एक तनाव पैदा हो चुका था और वो लोग आपस में एक दूसरे को डाउट कर रहे थे। तो उनको पता था कि हम जर्मनी को तो हरा देंगे पर उसके बाद अब हमारा मेन दुश्मन है सोवियत यूनियन और उनको ये सारे साइंटिस्ट मिल जाएंगे। ये रिस्क तो था, बट जो भी हो, आइक का डिसीजन यही था कि वो बर्लिन पे अटैक नहीं करेगा। बर्लिन पे हमला किया रेड आर्मी ने और उनको वहां पे जीत मिली, और उसके बाद जितने भी वहां पे जर्मनी के न्यूक्लियर रिसर्च के साइंटिस्ट थे उन सबको कैप्चर किया गया। बहुत सारे लोग एक्चुअली फिर सोवियत यूनियन के पास चले गए थे। बट उसके बाद साल 1945 से 1959 तक, लगभग 14 साल तक, अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप किया, जिसके अंतर्गत 1600 जर्मनी के साइंटिस्ट को एक छुपा छुपा के लेके आया गया। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अमेरिका का जो इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट जो उनका हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसमें से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जर्मन साइंटिस्ट का था जिनको लोग जर्मनी से निकाल के लाए थे। यहां तक कि जो अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत वो एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे, उस बॉम्ब को बनाने का जो पूरा प्रोसेस था उसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट तो जर्मनी थे। और वो जो पूरा प्रोजेक्ट था जिसको द मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं, इसको लीड कर रहे थे ओपेनहाइमर, और उन्हीं के ऊपर एक पिक्चर बन रही है ओपेनहाइमर नाम की, जिसको क्रिस्टोफर नोलन बना रहा है, जो जुलाई के महीने में रिलीज होगी। तो इस तरह से वेस्टर्न एलाइज और सोवियत यूनियन के प्रति जो आपस में जो रेस थी बर्लिन को कैप्चर करने की, उस रेस से वेस्टर्न एलाइज पीछे हट गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और अब सिर्फ और सिर्फ रेड आर्मी के हाथ में ये जिम्मेदारी थी और ये उनका एक तरह से लक्ष्य बन गया था कि अब बर्लिन पे उनको हमला करना है। और इसी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द बैटल ऑफ बर्लिन की। मेरा जो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का जो सीरीज है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।